अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 4B। ये फोर्थ लेक्चर के ही मैंने दो पार्ट बनाए थे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट के एंड में मैंने कहा था कि इंतजार की घड़ियां खत्म और अब हम शुरू करेंगे टेंसर्स। तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा टेंसर्स लिखा हुआ है, आगे कार्टेशियन लिखा हुआ है। एक जनरलाइज टेंसर्स का भी होता है सिलसिला, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये है जी स्केलर। इसमें लिखा हुआ है स्केलर इज अ क्वांटिटी हैविंग द सेम वैल्यू इन ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड इज आल्सो कॉल्ड अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये समझाने से पहले, कि ये देखें, ये शॉर्ट फॉर्म है CT0, इसका मतलब कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो। दूसरी बात, ये जो इसने लिखा हुआ है ना कि स्केलर ऐसी क्वांटिटी, हालांकि आपने पहले स्केलर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। आपने कहा ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे कह दिया जी सेम वैल्यू इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सब में उसकी एक ही वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती। इसका मैं बकायदा आपको प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। आगे जाके मैं इसका डेफिनेटली आपको इसका प्रूफ भी करवा रहा हूँ। फिलहाल यही है कि ये स्केलर ऐसी चीज होती है जिसकी सेम वैल्यू होती है इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये देखें जरा, वेक्टर को कैसे डिफाइन कर रहा है। अभी तक तो आपने कहा था अच्छा जी वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है या लेंथ और साइड डायरेक्शन। देखें यहाँ पे कैसे उसने डिफाइन किया हुआ है। थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा है। पहली बात मैं कह रहा हूँ कि थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा है। उसने कहा वेक्टर इन एनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिफाइंड टू हैव थ्री कंपोनेंट्स व्हिच ट्रांसफॉर्म एज। अब देखिए, अब डेफिनेशन के तौर पे तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, मैं कोर्स भी यहीं से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन इसका क्या पता लग रहा था आपको। ये फार्मूला वही है ना जो आप बकायदा ड्राइव कर चुके हैं, अब यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे आ गया। इसका मतलब डेफिनेशन की भी लॉजिक होती है। वो कहता है कि वेक्टर जो होता है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से डिफाइन करते हैं जिसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं और वो तीन कंपोनेंट्स इस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं पहली चीज, और यूं ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। अब ये पहले ही आपको पता है कि ये क्या चीज है, व्हाट इज क्यू आई जे। ये आपके पास किसके कंपोनेंट्स हैं? ये आपके पास जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसके कंपोनेंट्स हैं, उसकी एंट्रीज हैं। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड अ कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर वन। CT1 कहते हैं, कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर वन। अब जरा इसकी वजह देख लें, क्यों कहते हैं कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर वन। ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें ही समझने वाली जरूरी होती हैं। यहाँ पे एक इंडेक्स है, देखें, मैं इंडेक्स के रेंज की बात नहीं कर रहा। रेंज तो है उसकी i इक्वल टू 1 to 3, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इंडिसेस कितने हैं? एक ही है ना, i। और तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे दो हैं, ये देखें, इस तरह देख लें, ये दो हैं, यहाँ पे एक ही है। अगर एक इंडेक्स है उसके कंपोनेंट के साथ, तो ये केस बन जाता है आपके पास वेक्टर का, और वेक्टर होता है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर वन। अब हम आगे जा सकते हैं। स्केलर आपके पास है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर जीरो। इससे एक चीज तो साफ नजर आ रही होगी कि जी स्केलर के कंपोनेंट्स नहीं होते, वो अपना ही कंपोनेंट है। आगे जाके हम प्रूव भी करेंगे कि हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी वैल्यू सेम होती है। ये आपके पास जो चीज आ रही है, ये आपके पास आ रहा है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर वन। रीजन उसकी ये बनती है कि यहाँ पे एक ही इंडेक्स है और यही ऑर्डर दे रहा होता है। ठीक है जी। ऑर्डर दे रहे से मुराद यही कि इसी से ऑर्डर पता लग रहा होता है कितने इंडिसेस है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रेंज की बात नहीं कर रहा, कितने इंडिसेस हैं, एक ही है। अगर आप इसको फिक्स भी कर देते हैं, या ये V1 डैश होगा या V2 डैश होगा या V3 डैश, एक ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे बन जाता है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर वन। ये है जी आपके पास वेक्टर, यानी कि वेक्टर है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर वन जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं और यू ट्रांसफॉर्म होते हैं, और ये फार्मूला बकायदा आपने डिराइव किया हुआ है। ये लें जी, ये अब एक स्टेप आगे चला गया आपके पास। उसने कहा है कि ये जो चीज है आपके पास, इसको कहते हैं कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर टू। इसको टी लिखा हुआ है, और देखें जो नीचे है ना, इसको टिल्डा कहते हैं। अब जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूं कि वेक्टर को अंडरलाइन किया करें, टेंसर को नीचे आपने टिल्डा लगाना है, इसको टिल्डा कहते हैं। ये जो चीज है ना टिल्डा, इसको कहते हैं कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर टू। उससे पहले ही दिमाग में लेंगे इसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसके साथ दो इंडिसेस होंगे। ये देख लें, मैं फिर कह रहा हूँ रेंज की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देख लें, जैसे आपने वेक्टर के केस में कहा था कि जी कुछ कंपोनेंट्स हैं V1 V2 V3 या Vi, और वो किस तरह से होते हैं, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग उनमें बेसिस क्या होते हैं, जो पीछे नहीं लिखा था लेकिन आपने कई बार कर लिया, E1 E2 E3। और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर्स के जिनको आप कहते हैं कि Vi डैश, यानी कि V1 डैश, V2 डैश, V3 डैश। वो किन बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं? E1 डैश, E2 डैश, E3 डैश। सिमिलर इज द केस ओवर हियर। वो कहता है कि कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर टू जो होगा उसके कंपोनेंट्स इस तरह से होंगे, उसके दो इंडिसेस होंगे 1 and 2, और ये वाले जो होंगे ये होंगे रिलेटिव टू द बेसिस EI। ये आगे जाके डिटेल आएगी, मतलब कि ओल्ड कह लें आप इनको, ओल्ड बेसिस जो कि न्यू में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये बन जाते हैं। और जो न्यू बेसिस है उनके लिहाज से कंपोनेंट्स होंगे TIJ डैश। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे वेक्टर के थे जी VI थे VI डैश, इसके हो जाएंगे TIJ डैश। और ये हो गए उनका आपस में किस तरह से रिलेट होते हैं। अब देख लें, ये मेरे सामने वो वेक्टर वाला नहीं लिखा हुआ, ये पिछली स्लाइड है, मैं वापस नहीं जा सकता, एरर हो जाता है।
उसमें आपने ऐसे लिखा हुआ था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था वी आई डैश और यहाँ पे क्या था क्यू आई जे वी जे। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आई और जे हैं, वही सिचुएशन चल रही है। ये जो आपके पास है न्यू कंपोनेंट से ओल्ड कंपोनेंट में जा रहा है, और ये जो आई आपके पास लिखा हुआ है, ये जो पहला क्यू है इसका फर्स्ट इंडेक्स है, ये जो जे है, ये जो दूसरा क्यू है इसका फर्स्ट इंडेक्स है। फिर देख लें, ये जो आई लिखा हुआ है, ये जो पहला आपके पास क्यू है इसका फर्स्ट इंडेक्स है, जे जो है ये जो दूसरा क्यू है उसका फर्स्ट इंडेक्स है। अब देख लें, अनहैप्पीली मैंने तो इसको याद ही किया था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। एमएससी मैंने इसको याद किया था, मैंने एमफिल भी याद किया था, जब मैं यूके गया था तो इसका हमने प्रूफ किया था। अभी मैं आपको प्रूफ नहीं करवा सकता, इसका आगे जाके हम प्रूफ कर रहे होंगे। हाँ, ये कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है, इसके दो इंडिसेस हैं, तो जितने इंडिसेस हैं उतने क्यूज आते हैं, और ये जब न्यू से ओल्ड की फॉर्म में जाता होता है, ये पहला जो आपके पास यहाँ पे है, या ये कहना चाहिए ये वाला जो इंडेक्स है ये फर्स्ट प्लेस पे होता है विद द क्यू, और ये वाला जो इंडेक्स होता है ये भी फर्स्ट प्लेस होता है विद द सेकंड क्यू, यूं मैं कह रहा हूँ। और ये क्या है क्यू आई पी, ये वही है, ये एंट्रीज ऑफ द प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका आपको पहले ही पता है, और ये सारे आई जे पी क्यू सारे 1 2 3 है। अब क्वेश्चन सारा ये है कि आपने वेक्टर के बारे में तो कहा था जी उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, इसके कितने हैं? देखें ये फार्मूला होता है, ये भी नई चीज है, थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ी सी फीलिंग होगी, लेकिन ये सब क्लियर हो जाएगा। ये जो है ना कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, इसके 9 कंपोनेंट्स होते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है कि जी किस डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन बात कर रहे हैं ना, डायमेंशन ऑफ R3। ऊपर रखते हैं ऑर्डर ऑफ द टेंसर या नंबर ऑफ इंडिसेस, ये देख लें यहाँ शो भी कर दिया है नंबर ऑफ इंडिसेस, यहाँ पे देख लें 1 और 2, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे भी शो किया हुआ है 2 इंडिसेस है, अब तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। 2 इंडिसेस हैं, मैं रेंज की बात नहीं कर रहा, 1 एंड 2। तो ऊपर आते हैं नंबर ऑफ इंडिसेस, नीचे आपके पास क्या आ जाती है डायमेंशन। तो 3 पावर 2 9 9 कंपोनेंट्स है, ये लिख के दिखाए जाएंगे, ये अगली स्लाइड पे लिखे गए हैं, लिख के आपको दिखाए जाएंगे। और जैसे देखें 3x3 मैट्रिक्स लिखते हैं ना, उसी तरह से ही उसी तरह से ही है। मतलब है कि ये आई को भी 1 2 3 करेंगे, जे को भी 1 2 3 करेंगे, और 9 कंपोनेंट्स ही बनते हैं, और जिस तरह मैट्रिक्स लिखते हैं वैसे लिखा जाता है। और लिखा हुआ है फॉर आई जे बिलोंगिंग टू 1 2 3 9 कंपोनेंट्स ऑफ द कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, और ये देखें इसको टी और नीचे टिल्डा, ये है आपके पास कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ये है जी 9 कंपोनेंट्स। अब देख लें, ये तो आप करते आ रहे हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड, हालांकि मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जिस तरह से वो 9 एंट्रीज आती थी बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है। ये देख लें, जैसे आई को किया था 1, ये 1 1 1, जे को 1 2 3, उसके बाद आपने फिर आई को 2 2 2, जे को 1 2 3, टी आई जे लिखा था ना, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लें, फिर आई को 3 3 3, फिर 1 2 3, ये 9 ही बनते हैं, और कोई और लेंगे तो इनमें से आएगा। तो यहाँ पे देख लें, जो कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 है उसके 9 कंपोनेंट्स हैं, आगे जाके इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे होंगे। और ये वाली जो क्वेश्चन है, ये मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इससे घबराना नहीं है, ये मैंने आगे जाके आपको ड्राइव करवानी है, आगे जाके लाजमी इसको ड्राइव करेंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि जब आप न्यू कंपोनेंट्स को लिखते हैं इन टर्म ऑफ द ओल्ड कंपोनेंट्स, तो ये वाला जो आपके पास इंडेक्स है आई, ये फर्स्ट प्लेस पे ही है, जे ये भी फर्स्ट प्लेस पे ही है, और पी क्यू जो यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे क्यू जो नए वाले वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं जुबानी बोल रहा हूँ, आप वेक्टर में लिखते थे वी आई डैश इज इक्वल टू क्यू आई जे वी जे। तो क्यू आई जे मतलब है कि क्यू के साथ जो दूसरा वाला था आपके पास इंडेक्स जे, वो वी के साथ ये वी जे, बिल्कुल उसी की एक्सटेंशन है। अब ये देख लें, इसी तरह से एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड का मैं तो इसी आपको लेक्चर में बता दूंगा होपफुली, ठीक है जी। लेकिन इसकी डेरिवेशन होगी, घबराना नहीं है। और मैंने यही कहा था कि मैंने इसको एमएससी एमफिल में तो याद ही किया था, लेकिन मैं यूके के तो पता लगा इसका प्रूफ मौजूद है, हम करेंगे इसका प्रूफ। अब यहाँ तक देखें क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको, और जैसे मैंने कहा था ना, ये रिसर्च बेस्ड कोर्स ही बनता है, एसएस सा बनता है। जैसे पहले भी हमने वो जो क्रॉनिकल डेल्टा वाला फार्मूला था जिसमें 2 क्यूज हिट हो रहे थे, या ये कहना चाहिए ये जो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी उसकी 2 एंट्रीज हिट हो रही थी क्रॉनिकल डेल्टा, लेकिन बहुत बाद में पता लगा था भाई क्यों कह रहे हैं उसको जी क्यू टू क्यू ट्रांसपोज है या क्यू ट्रांसपोज इनटू क्यू, इसकी भी डेरिवेशन हो जाएगी। अब आगे आपके पास आता है टेंसोरियल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, वो तो ये है। अब इसको तो मैं अभी नहीं करवा सकता, वी आर नॉट इन द पोजीशन, लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करना है? सपोज करें ये क्यू आपके पास दिया हुआ है, देखिए अब ये वही मैट्रिक्स है जो मेरे को ड्राइव करवाई थी, और थर्ड डायमेंशन में अगर कुछ नहीं हो रहा, कोई रोटेशन नहीं हो रही, तो ये 0 0 1 0 0 1 बैरल दिस इज गिवन। अब यहाँ पे देख लें, Q11 का मतलब है एंट्री जो बनती है आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में cos थीटा, Q12 का मतलब है एंट्री जो बनती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम sin थीटा, Q21 का मतलब है एंट्री जो बनती है आपके पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में माइनस साइन थीटा, Q22 का मतलब है एंट्री जो बनती है आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी कि cos थीटा, Q33 बनती है आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम,
बाकी जो इकट्ठी लिखी हुई है सब जीरो है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देख लें, कौन सी बनती है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाला। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला। ये सारी जीरो है। अब वो कहता है जी ये निकालें, ये सब कुछ गिवन है, ये निकालना है। अब ये कहां से निकालना है, समझ लें कि ये फार्मूला आपके सामने मौजूद है। आपने आई और जे को कर देना 1 और 1, और उसके बाद देख लें पी क्योंकि रिपीट हो रहा है, पी पे समेशन है, क्यू क्योंकि रिपीट हो रहा है, क्यू पे समेशन है। इसलिए आपको पता लग गया होगा कि इंडेक्स नोटेशन कितनी जरूरी है अगर आपने टेंसर्स को समझना है तो। अब यहाँ पे देख लें इसने 1 1 कर दिया, कैसे? यहाँ पे आई को 1 करें, यहाँ पे जे को 1 करें, ये हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 1 है। अब देख लें कोई एक समेशन खोलें, इकट्ठी मत खोलें, ये मैंने स्टूडेंट्स को गलती करते देखा, इकट्ठी खोल देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। बेशक पी के लिहाज से खोल लें या क्यू के, लेकिन जैसे अल्फाबेट जाते हैं ना ए बी सी डी, जैसे पी और क्यू, पहले पी आता फिर क्यू, पी के लिहाज से खोलें तो पी को पहले करें 1 1, ये देखें ये 1 और ये 1। पी को करें 2 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। फिर पी को करें 3 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब क्योंकि टेंसर्स का टॉपिक पहली बार स्टार्ट हुआ है तो इसलिए यहाँ पे देख लें मैंने पूरा लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश करें Q13 लिखे नहीं तो जीरो है, ऊपर से नजर आ रहा है। जो टर्म आपको नजर आ रहा है जीरो, उसको लिखे बगैर ही खत्म कर दें ताकि वो इजी हो जाए। अब अगली स्लाइड में मजीद एक्सपेंड करना है, जरा एक चीज नोट कर लें। यहाँ पे अब Q जो है ये भी 1 2 3 है, यहाँ पे हम करेंगे जी 1 1। तो Q11 तो आपको नजर आ रहा है नॉन जीरो है, कॉस थीटा है। फिर हम करेंगे यहाँ पे 2 2, Q12 और यहाँ पे T12 आ जाएगा। Q12 भी ठीक है, साइन थीटा यानी कि नॉन जीरो है। हाँ Q13 करेंगे तो पहले देख लें Q13 जीरो है, Q13 आपके पास जीरो है। इसी तरह से इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ से देख लें, अब ये वही क्वेश्चन है जो पिछली स्लाइड पे लिखी हुई थी। अब इसको मजीद एक्सपेंड करना है, यानी क्यू पे समेशन लगानी है। एक तो आ जाएगा Q11, ये देख लें, ये वहां पे 1, यहाँ पे 1। फिर आ जाएगा Q22, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। फिर आ जाएगा 3 3, Q13 जीरो था, वो टर्म यहाँ पे नहीं लिखी हुई, देख लें Q13 जीरो था, पिछली स्लाइड पे जाके चेक कर लीजिएगा। इसको देख लें, यहाँ पे आपने करना है 1 1, ये देख लें जी, कहाँ पे, इधर और इधर, ये 1 और ये 1। फिर आपने करना है यहाँ पे 2 2, वो कौन सा आएगा, ये वाला और ये वाला। फिर करना है आपने इसको 3 3, Q13 जीरो था इसलिए छोड़ दिया। बस ये है, ये चार टर्में आ रही हैं। अब ये Q11 इंटू Q11 स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर Q11 किसके बराबर था, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इसको देख लें, ये Q11 है, Q12 है, ये भी वही है, Q11 Q12। तो Q11 Q12 कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा T12 प्लस T21, ये हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा Q12 स्क्वायर, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, और T22। अच्छा अब यहाँ पे देख लें, Q11 आपके पास क्या था, cos थीटा था, इसलिए cos स्क्वायर थीटा हो गया। Q12 आपके पास क्या था, sin थीटा, इसलिए sin स्क्वायर थीटा हो गया। cos थीटा इंटू sin थीटा, ये आपके पास आ गया। ये है जी आपका T11 डैश। इसको कह सकते हैं द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ T11 T22 T12 T21, ये कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपके पास देख लें, जो नया वाला कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कंपोनेंट्स या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड कंपोनेंट्स आ गया। तो इस तरह से ये लगेगा टेंसोरियल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अभी हमने डिटेल नहीं की, लेकिन सपोज करें अगर थीटा जीरो, स्पेशल केस, अगर थीटा जीरो, ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, कॉस ऑफ 0 1, तो T11 इज इक्वल टू T11 डैश, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, बराबर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने और आपको बता दिया। अब है क्वेश्चन जी कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर n। आपने 0 का देख लिया, आपने 1 का देख लिया, आपने 2 का, n ऑर्डर का क्या होगा, सीधी सी बात है, उसके कंपोनेंट्स के n इंडिसेस होंगे। देखें जितना सिंपल रखेंगे उतना बेहतर होगा। उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके n इंडिसेस होंगे। यहाँ पे लिखा है कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर n, इन ब्रीफ CTN, कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर m हैज 3 पावर n कंपोनेंट्स। देखें पहले आपने क्या कहा था, आपने कहा था जी कि वो स्केलर साहब जो है ना, वो तो हैं जी ऑर्डर 0 के टेंसर है, तो 3 पावर 0 तो 1, मतलब है कि उसका कोई कंपोनेंट वो खुद ही है। फिर आपने वेक्टर साहब को कहा, उसका आपने कहा था जी उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पावर 1, और यहाँ पे n ऑर्डर है, यानी कि उसके जो कंपोनेंट है उसमें इंडिसेस कितने होते हैं, 3 पावर 1 3। फिर आपने कह दिया कार्टेशियन टेंसर ऑफ ऑर्डर 2, और जब ऑर्डर 2 है तो n आपके पास क्या था, ऑर्डर था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया था। अब अगर ऑर्डर n है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसका जो कंपोनेंट होगा उसके n इंडिसेस है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, और ये n इंडिसेस है। ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे, ट्रांसफॉर्म ऐसे होंगे कि यहाँ पे हम n मरतबा q q q, ये देखें यहाँ पे मतलब है कि आपके पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसी की एंट्रीज हैं और n नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। ये k1 फिर फर्स्ट प्लेस पे होगा, k2 ये फिर फर्स्ट प्लेस पे होगा, kn ये फिर फर्स्ट प्लेस पे होगा। q की फर्स्ट प्लेस कह रहा हूँ। आगे जो नए इंडिसेस हैं यहाँ पे L1, यहाँ पे L2, यहाँ पे Ln, ये यहाँ पे आ रही है L1 L2 Ln।
ये सारे के सारे जो इंडिसेस हैं ये फर्स्ट प्लेस पे आते हैं। यहाँ पे देख लें K1 फर्स्ट प्लेस पे है, K2 फर्स्ट प्लेस पे है, Kn भी फर्स्ट प्लेस पे है। अब वो कहता है नाउ वी शिल स्टार्ट द टेंसर प्रोडक्ट और मैट्रिक्स डायरेक्ट प्रोडक्ट। देखें टेंसर प्रोडक्ट जो है ना, इससे घबराहट होती है, वो पता नहीं क्या चीज है। डायरेक्ट प्रोडक्ट से भी घबराहट होती है, होता ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट ही है। मैट्रिसेस तो आती है आपको मल्टीप्लाई करनी, होता ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट ही है। आगे देखते हैं। अब वो कहता है बट बिफोर, यानी कि असली मैट्रिक्स प्रोडक्ट शुरू करने से पहले ये देखते हैं। ये देख लें, यू आपके पास जो है कॉलम वेक्टर है, वी आपके पास जो है रो वेक्टर है। अब वो कहता है जी इनको मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आता है। अब देख लें, ये आपने इस तरह से पहले नहीं किया हुआ, आपका अंग्रेजी किया हुआ है। ये देखें, ये जो आपके पास है ये कॉलम वेक्टर ही है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 into 1, 3 रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। 3 into 1 हुआ इसका ऑर्डर, एक कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा? एक रो है, 3 कॉलम्स है, ये एक ही रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब जरा ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा हूं। अब मैं ये बोलने लगा हूं कि 3 into 1 जो है ये मल्टीप्लाई होने लगा है 1 into 3 से। समझ लेंगे दो मैट्रिक्स ही हैं। ये भी मैट्रिक्स ही है, स्पेशल मैट्रिक्स होती है जिसमें एक कॉलम है, 3 रोज है। ये भी आपका मैट्रिक्स है, एक रो है, 3 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर बनता है 3 into 1 है, इसका 1 into 3 है। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 into 3 आएगा, यही आएगा ना। उसने कहा ना फाइंड बी, यहां से देख लें। आप कैसे करते हैं? आप करते हैं जी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। और जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं आप कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट एक ही है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, वो भी एक ही है। तो यहाँ पे देख लें, लेकिन जो नई मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर क्या होता है? ये था 3 into 1, ये था 1 into 3। पहला वाला लास्ट वाला, यानी पहले वाले लास्ट वाला से मुराद के 3 into 1 में पहला वाला और 1 into 3 में लास्ट वाला, 3 into 3। तो यहाँ पे देख लें 3 रोज, 1 2 3, 3 कॉलम्स, 1 2 3। मल्टीप्लाई कैसे होगा? U1 को V1 से करें, ये लिखा हुआ है। U1 को V2 से करें, ये लिखा हुआ है। U1 को V3 से करें, ये लिखा हुआ है। अगर ये नहीं पता लग रहा तो यूं देख लें, सेकंड रो को अब आ जाए, फर्स्ट कॉलम से करें, यही आएगा U2 V1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करें, ये आ गया। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करें, ये आ गया। और थर्ड रो को इसके साथ करें, ये आपके पास आ गया। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करें, ये आ गया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करें, ये आ गया। ये आपके पास आ गई जी बी मैट्रिक्स। अब बजाय कि यू लिखने की कोशिश करें कि ये आदत पड़े यू आई बी जे, इसमें देख लें आई को 1 2 3 करें, जे को भी 1 2 3 करें, यही मैट्रिक्स बनती है, ये रेंज है इसकी। ठीक है जी। यहाँ पे देख लें आई को 1 2 3, तो यहाँ पे देख लें ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और ये जे को भी 1 2 3, ये देख लें ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3, ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3, 1 2 3। लेकिन इस तरह नहीं, ये देख लें उसी तरह से लिखा हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, वैसे ही लिखा हुआ है। ये तो एक चीज हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे जाके हम इसी को टेंसर की फॉर्म में लिखेंगे। ये मैट्रिक्स आ गई। अब देखें टेंसर प्रोडक्ट अगर आपने आगे जाके समझना है तो ये देख लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे नहीं किया हुआ, शायद मैंने आगे स्लाइड में भी नहीं किया हुआ। कोशिश करें कि अभी यहाँ पर जब मैं हिंट बता दूं ना, तो यहाँ पे इसको डिराइव कर लें, और ध्यान से सुने, डिराइव कर लें और अभी लेक्चर को बंद कर दीजिएगा, हिंट समझ लें। बी को कहता है डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो ये चीज है। अब देखें, अब एडवांस मैथमेटिक्स में ना डिटेल नहीं दी जाती। डिटेल कौन सी वाली? बेसिक डिटेल। बेसिक मैथमेटिक्स में तो कर देते हैं, अच्छा जी दो मैट्रिसेस को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, ऐसे ही होता है ना। तो अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि ये बी इंटू डब्ल्यू लिख रहा है, और अब ये डब्ल्यू आपके पास वेक्टर है। अंडरस्टूड होगा, ये देख लें, अंडरस्टूड होगा कि ये कॉलम वेक्टर है, क्योंकि तभी इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे कह सकते हैं? ये 3 into 3 है, और इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट 1 2 3, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड 1 2 3, ये 3 into 1 है। तो यहाँ पे देख लें 3 into 3 है और 3 into 1 है, और मल्टीप्लाई करके क्या चीज आएगी? वो भी 3 into 1 ही आएगा, वो भी 3 into 1 ही आएगा। मतलब कि 3 into 1 का मतलब यही है कि उसके मतलब है कि 3 रोज होंगी, एक कॉलम होगा, कॉलम वेक्टर आएगा। और ये आंसर दिया हुआ नीचे, ये अभी आपने करना है, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये आपको करना आता है, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। उसके बाद ये वाली फॉर्म बनती है कि नहीं, ये देखना है। तो पूरी ईमानदारी से देखें, इसके बाद मैंने हिंट देना है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अब इस लेक्चर को जरा पॉज कर दें और इसको डिराइव करने की कोशिश करें। ना पता लगा ना, ना पता लगा, फिर हिंट सुनिएगा, फिर सही पता लगना है। क्योंकि इसमें दो क्वेश्चंस हैं, एक बी टू डब्ल्यू, एक डब्ल्यू टू बी है। देखना अब ये अजीब सी बात लगती है, आप कहेंगे जी राइट साइड से तो मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट साइड से नहीं हो सकता। मैंने वही कहा, एडवांस मैथमेटिक्स में यही होते हैं सिलसिले। अब अगर उसने बी डब्ल्यू पूछा तो उसका मतलब है कि डब्ल्यू इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि कॉलम के तौर पर लिखा हुआ है, ताकि वो जो आप कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट 3 कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड 1 2 3 वो हो जाता है। अब अगर ये पहले लिखा हुआ है
तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी अ रो वेक्टर। देख लें, समझने की कोशिश करें, यहाँ पे रो वेक्टर होगी। रो वेक्टर का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 रो वेक्टर हुआ। एक रो है लेकिन 3 कॉलम्स हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इनटू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, 1 2 3। ये अगर नहीं भी पता लग रहा तो ये तो वैसे भी आगे हुआ हुआ है, ये आगे हुआ हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आप पहले कर लें। लेकिन ये समझ लें कि अगर ये W जो है आपके पास है बाद में लिखा हुआ है, बेशक यहाँ नहीं बताया हुआ, दैट इज गोइंग टू बी अ कॉलम वेक्टर, वरना इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अगर पहले लिखा हुआ है तो ये रो वेक्टर है, वरना वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। देखें रो के फॉर्म में लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है W इज अ रो वेक्टर। ये इसका आंसर है। ये तो हमने खैर किया हुआ है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कर लें, और मतलब कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, देखें ये फॉर्म बनती है कि नहीं बनती, और बननी चाहिए। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन सही की है तो बननी चाहिए। अब यहाँ पे मेहरबानी करके लेक्चर को पॉज कर दें और उसको ट्राई करें। नहीं होता तो अब मैं हिंट देने लगा हूं, वो बाद में सुनिएगा। हाँ जी, हिंट इस तरह से है, ये देख लें जी। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, आप करेंगे जी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। वो कोई मसला नहीं है, वो ऐसे ही होगा, u1 v1 w1 प्लस u1 v2 w2 प्लस u1 v3 w3, ऐसे कुछ होगा ना। अब इसी तरह से सेकंड रो को जब इससे करेंगे तो हो जाएगा u2 v1 w1 प्लस u2 v2 w2 u2 v3 w3। फिर आपके पास ये थर्ड रो को इससे करेंगे तो आ जाएगा u3 v1 w1 प्लस u3 v2 w2 प्लस u3 v3 w3। ये हो गया। अब ये तो खैर मैंने कर दिया, लेकिन अब एक बार फिर जरा सुने ध्यान से, अब मैं क्या बोलने लगूं, असल चीज तो अब बोलने लगा हूं मैं। फर्स्ट रो को जब इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई तो आता है u1 v1 w1 प्लस u1 v2 w2 प्लस u1 v3 w3। आंसर भी क्या आ रहा है, v डॉट w। u1 अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं, ध्यान से सुने, u1 अगर आप कॉमन निकालते हैं तो आपके पास आता है v1 w1 प्लस v2 w2 प्लस v3 w3 विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ v एंड w, यानी कि v डॉट w। सिमिलरली जब सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी आपके पास जो है, अगर u2 कॉमन निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा v1 w1 प्लस v2 w2 प्लस v3 w3, और वो भी v डॉट w है, एक नंबर ही ना, एक स्केलर है। इसी तरह से थर्ड रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और u3 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर फिर आता है v1 w1 प्लस v2 w2 प्लस v3 w3, तो v डॉट w। तो अब हालात क्या हो गए, हालात ये हो गए कि अब आपके पास जो नई मैट्रिक्स आ रही है या जो नया वेक्टर बन रहा है, क्योंकि ये था 3 क्रॉस 3 और ये था 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 का बनेगा, यानी कि 3 रोज और 1 2 3 और एक कॉलम, यानी कि एक एंट्री, एक इधर एक इधर, एक इधर एंट्री होगी, एक इधर एक इधर, यही शक्ल होगी। पहली जो एंट्री आपके पास वो u1 कॉमन निकालने के साथ आ जाएगा आपके पास v डॉट w। दूसरी जो एंट्री होगी उसमें u2 कॉमन निकालने साथ आ जाएगा v डॉट w। तीसरी जो एंट्री होगी उसमें u3 कॉमन निकालने आपके पास आ जाएगा v डॉट w। फिर सुन लें, एक बार सुन लें, पहली एंट्री में u1 कॉमन निकालें तो आ जाएगा v डॉट w साथ को, और दूसरी में आपके पास u2 कॉमन निकालें तो आ जाएगा v डॉट w, तीसरी में u3 कॉमन निकालें तो आ जाएगा v डॉट w। तो v डॉट w तो एक नंबर है, उसको वेक्टर से बाहर ले आए। जब वेक्टर से बाहर ले लें अंदर u वेक्टर रह जाएगा, क्योंकि वो एंट्रीज थी u1 u2 u3, ले कर दिया मैंने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कर दिया। हाँ, अगले वाला मैंने आगे किया हुआ है, उसकी डिटेल आगे देख लें। ये देखें जी, अब ये w इंटू बी किया हुआ है। अब वैसे ही मैंने जैसे पहले कहा था, फिर सुन लें, ये मैंने कहा था एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स है और इसके अंदर फिर नहीं बताया जाता कि ये कॉलम वेक्टर है कि रो वेक्टर है। तो इस लिहाज से हमने खुद ध्यान रखना है कि ये रो वेक्टर होगा तभी इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट 1 2 3 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड 1 2 3। अब पहले मल्टीप्लाई करके देख लें। हाँ, ये जरूर देख लें कि जो नई चीज आएगी या दोनों को मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा। ये क्योंकि आपके पास 1 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 3 है, तो 1 इंटू 3 ही होगा, ऐसी ही कोई शक्ल होगी, ऐसी ही कोई शक्ल होगी। मतलब है कि उसके आपके पास क्या होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, 1 2 3, एक रो। ये देख लें, ये एक ही रो चल रही है, कॉलम्स 3 जो है, अब ये क्योंकि इस तरह से लिखा गया, ये देख लें यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है, फिर यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है, तो ये पहले कॉलम की एंट्री बनती है, फिर ये जो 3 एंट्रीज हैं दूसरे कॉलम की है, ये 3 एंट्री तीसरे कॉलम की है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये आप करते हैं फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास आ जाएगा w1 u1 v1, वो ये लिखा हुआ है, प्लस w2 u2 v1, वो ये लिखा हुआ है, प्लस w3 u3 v1, वो ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब करें फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये आ जाएगा w1 u1 v2, यही है ना। फिर आ जाएगा प्लस w2 u2 v2, यही है ना। फिर आ जाएगा प्लस w3 u3 v2, ये आ जाएगा w3 u3 v2। अब आ जाएगा फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा w1 u1 v3, ये आपके पास आ गया, प्लस w2 u2 v3,
वो ये आ गया, प्लस W3U3V3 ये आ गया। अब देख लें फॉर्म मैंने ये बनानी थी, पीछे आंसर दिया हुआ था, फॉर्म मैंने ये बनानी थी। अब इसमें देख लें W.U आ रहा है और V वेक्टर कॉमन निकला हुआ है। अब इस लिहाज से एक चीज यहाँ से बड़ी क्लियर है, जो मैंने यहाँ पे देखें सर्कल की हुई है, ये जो पहली टर्म है यहाँ पे ये कह लें जो पहला कंपोनेंट उसकी पहली टर्म W1U1, इधर भी सेकंड जो आपके पास कंपोनेंट है उसमें जो पहली टर्म है उसमें W1U1, यहाँ पे भी W1U1। ये क्या कर रहा हूँ, आपको लग रहा है क्या कर रहे हैं सर? देखिए W.U लिखा हुआ है, ये बनता क्या है? W1U1 प्लस W2U2 प्लस W3U3। अब तो बल्कि मैं कहता हूँ आपको आदि होना चाहिए WI I इज इक्वल टू 1 to 3 और I पे समेशन है। I इज इक्वल टू 1 to 3 और I पे समेशन है। खैर ये वाली चीज हो गई। अब इसी तरह से देख लें W2U2 भी नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, मुझे इधर भी नजर आ रहा है, मुझे इधर भी नजर आ रहा है, ये टिक हो गए। अब ये वाले जो आपके पास है ना, बल्कि ये अंडरलाइन हुए हैं, ये टिक हुए हैं। W3U3 यहाँ मैंने टिक किया हुआ है, W3U3 मैंने यहाँ टिक किया हुआ है, W3U3 यहाँ पर भी टिक किया हुआ है। अब ये सिलसिला क्या चल रहा है? सिलसिला ये चल रहा है कि अब दोबारा इस पे कंसंट्रेट करें कि W1U1 आप कॉमन निकाल लें। W1U1 कॉमन निकालेंगे तो देखें ये वाली जो चीज एंट्री है वो V1 है। यहां से W1U1 कॉमन निकालेंगे तो ये वाली एंट्री V2 है। यहां से W1U1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे जो एंट्री है V3 है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद यहाँ पे देख लें W2U2 आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एंट्री जो है V1 है। इसी तरह से यहाँ पे देख लें W2U2 कॉमन निकालेंगे, फिर जो एंट्री है ये V2 है। फिर यहाँ पे W2U2 कॉमन निकालेंगे तो एंट्री V3 है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लें, अब आपने क्या कॉमन निकालना है? अब आपने कॉमन निकालना है ये टिक वाला W3U3 W3U3 W3U3, यहाँ से V1, यहाँ से V2, यहाँ से V3, ये है। अब देख लें, अगर अभी भी नहीं पता लग रहा ना तो यूं देख लें, W1U1 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यही टर्म आएगी ना, फिर फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट ऐड होता है, फिर W2U2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, यही टर्म आएगी ना, फिर उसके बाद W3U3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर प्लस करके, यही वाली टर्म आएगी ना। अब तो ठीक है ना, अब तो क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से देख लें W1U1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म आएगी। W2U2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म आएगी। सेकंड कंपोनेंट बन रहा है, W3U3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ जाएगी। अब तो मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। सिमिलरली V3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये टर्म आ रही है। V3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये टर्म आ रही है। V3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये टर्म आ रही है। जब यहाँ तक हो गया तो ये भी वेक्टर V है, ये भी वेक्टर V है, ये भी वेक्टर V है। ये क्या चीज आ रही है? ये तो वही है W1U1, यहाँ से कॉमन निकालें, वेक्टर V कॉमन निकालें तो यहाँ से W1U1, यहाँ से W2U2, यहाँ से W3U3, and this is just the dot product of the two vectors and those vectors are W and U। W dot U है, बेशक इसको WI UI भी आप लिख सकते हैं, और ये आपके पास वेक्टर है। तो ये वेक्टर बाद में लिखा हुआ है, आमतौर बाद में लिखते हैं, यहाँ पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें चीजें मैंने क्यों करवाई हैं और ये इसका क्या ताल्लुक है, यही असल में शक्ल इख्तियार करेगा टेंसर प्रोडक्ट की, बल्कि यही टेंसर प्रोडक्ट है जिसको मैट्रिक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये अगर आपको समझ आ गया है तो आगे जाके डायरेक्ट डेफिनेशन है, फिर उनका रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, वो आराम से समझने आपके लिए पॉसिबल होगी। तो बस ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया। कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा, हेजिटेट मत कीजिएगा। ये ले जी, हैप्पी एंडिंग होगी। और यह है जी एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 4B। अब होपफुली मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5 में।